ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी, जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनसे रेलेवेंट आप लोग कोई बात शेयर करें, देन हम उतनी देर बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। हम देन फॉरवर्ड मूव करते हैं। जी जी स्टूडेंट्स, फीडबैक दे दें जी, जो बात की है उससे रेलेवेंट फीडबैक दे दें। यस की फॉर्म में ही कि बात क्लियर है नहीं है, फीडबैक दे दें ताकि मुझे आप लोगों की प्रेजेंस वो शो होती रहे। सर क्लियर है। यार क्या चल रहा है इसी में? जी असना, आप हैं बेटा हमारे साथ? जी सर, मैंने बोला है क्लियर है सब कुछ। जी आपने बोला क्लियर है। देख के सर वो क्या नाम है, जो जब ये लेबर यूनियन मतलब स्ट्राइक पे जाती है, आप जी कह जी रहे थे कि वो इसको चैलेंज नहीं कर सकते एम्प्लॉयर, जी वो क्यों नहीं चैलेंज कर सकते? मतलब कुछ लेबर्स जो हैं वो विदाउट एनी थिंग वो चले जाते हैं स्ट्राइक के ऊपर, तो इस चीज को चैलेंज क्यों नहीं किया जा सकता? अच्छा, ये नेचुरली अभी यही हमने बात की कि जो वर्कर्स हैं वो कमज़ोर होते हैं, तो उनको पावर देने के लिए ही और इसलिए कि वो अपने राइट को सिक्योर कर सकें, लॉ में ही उनको राइट दिया गया है कि वो स्ट्राइक कर सकते हैं। लीगल स्ट्राइक में उनकी कंप्लेंट्स का जेन्युइन होना ज़रूरी है। अगर जेन्युइन कंप्लेंट्स के लिए वो कोई लीगल स्ट्राइक कर रहे हैं तो वर्कर्स उनको, जो एम्प्लॉयर है वो उनको निकाल नहीं सकते। अब अगर एम्प्लॉयर ये समझता है कि एम्प्लॉयज़ जो कंप्लेन कर रहे हैं, जो डिमांड्स कर रहे हैं, वो डिमांड जेन्युइन नहीं है, अब इसका मतलब ये तो हरगिज़ नहीं है कि वर्कर जो भी डिमांड करेंगे वो एम्प्लॉयर मान लेगा, ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। जी सर। तो नहीं। एम्प्लॉयर अगर ये फील करता है कि एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स की डिमांड्स हैं वो जेन्युइन नहीं है या पूरी नहीं की जा सकती या उनकी स्ट्राइक लीगल नहीं है, तो वो इसको चैलेंज जी करेगा सर। और वो चैलेंज होगा कोर्ट के अंदर। वो उसको निकाल नहीं सही है। सकता, वो कोर्ट में चैलेंज करेगा। लेबर कोर्ट्स इन पर्पस के लिए हैं, वो कोर्ट के अंदर अपने आर्ग्यूमेंट्स देगा, वो इस चीज को प्रूव करेगा कि जी जो वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड उनकी जायज नहीं है या पॉसिबल सही। नहीं है, और उनको फिर जो कोर्ट है वो ऑर्डर करेगी वर्कर्स को अपनी स्ट्राइक को खत्म करके काम ज्वाइन करने की, सही। और कोर्ट के थ्रू फिर सही। उनको हैंडल किया जाएगा। ठीक हो गया सर, ठीक हो। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। देन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। As conflicts are viewed as a risk to the organization, they must, as mentioned, be eradicated as quickly as possible. अच्छा नहीं है, रिस्क है, इस बात से तो इनकार नहीं है, so इसको eradicate करना as quickly as possible, that is the ultimate desire. Hierarchical and structural resolution possibilities were and remain very popular as conflicts can be eliminated without one having to personally deal with the conflict. ट्रेडिशनल अप्रोच में कहता है हायरार्किकल एंड स्ट्रक्चरल रेजोल्यूशन एक ऐसी स्ट्रेटजी है कन्फ्लिक्ट को खत्म करने की, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, जिसमें आपको पर्सन से डायरेक्ट नहीं होना पड़ता, आपको पर्सन को डील नहीं करना पड़ता, आप कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कुछ ऐसा मैयर लेते हैं स्ट्रक्चरल या हायरार्किकल चेंजेस के थ्रू, जिससे कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है और आपको उस पर्सन से डायरेक्टली बात भी नहीं करना पड़ती, कोई थ्रेट भी नहीं होता कि मैं इससे बात करूंगा कोई बात खराब ना हो जाए या रिस्क ना हो जाए। ये हायरार्किकल या स्ट्रक्चरल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? हायरार्किकल या स्ट्रक्चरल रेजोल्यूशन का मतलब है आप हायरार्की में चेंज करके, आप पर्सन्स की पोजीशंस को चेंज करके, आप उनके डेजिग्नेशंस को चेंज करके, उनकी अथॉरिटीज को चेंज करके, उनको ट्रांसफर करके फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। लाइक दो लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट आया तो आपने एक को
एक डिपार्टमेंट में रहने दिया, दूसरे को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इससे वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि वो दो लोग इकट्ठे काम ही नहीं करेंगे। नॉर्मली ऐसा किया जाता है, वो रीजन चेंज कर लिया जाता है, वो एरिया चेंज कर लिया जाता है, वो ब्रांच चेंज कर ली जाती है। किसी ब्रांच बैंक के सपोज ब्रांच मैनेजर और ऑपरेशंस मैनेजर के दरमियान प्रॉब्लम शुरू हो गई, कन्फ्लिक्ट्स आ गया। अब बजाय इसके कि आप उनको बुलाएं और इंडिविजुअली उनको ट्रीट करें, ब्रांच मैनेजर की अलहदा सुने, ऑपरेशन मैनेजर की अलहदा सुने, पता नहीं कौन ठीक है कौन गलत है, किसी एक को समझाएं दूसरे को समझाएं। छोटा और आसान हल ये है कि आप किसी एक को किसी दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दें। आपने एक पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, उससे वो दोनों सेपरेट हो गए, वो लड़ाई खत्म हो गई, वो आपका टाइम काफी सारा यू कैन से इस चीज में सेव हो गया। बजाय आपने किधर दोनों की बातें सुननी थी, फाइंड आउट करना था, फैक्ट फाइंडिंग करनी थी, रीजन सर्च करने थे और फिर कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करना था। इस तरह की जो रेजोल्यूशन है उसको हम स्ट्रक्चरल रेजोल्यूशन बोलते हैं, कि स्ट्रक्चर में चेंज करके या डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके या किसी एक को मैनेजर बना के उसको प्रमोट करके आप इस तरह की कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करते हैं। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है जो पहले ली जाती थी, इसको हम इतना हाईली प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन एक आसान और छोटा सा हल है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का। The following measures were and still are therefore readily employed। ये जो हम बातें अब कर रहे हैं ये वो छोटे छोटे हल हैं कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के जो आमतौर पर लिए जाते हैं, आजकल भी यूज होते हैं। सादे से सिंपल से ट्रेडिशनल से तरीके हैं कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के। नंबर 1, आइडेंटिफाई स्पेसिफाई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। एक तरीका ये है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का कि इस चीज को जब दो लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट आया तो उनको ये चीज हाईलाइट की जाए कि यार हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देखा जाए, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव देखा जाए। हम अपने अपने इंटरेस्ट के पीछे दूसरे से लड़ रहे हैं, हमारा असल मकसद क्या है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम असल में यहाँ पे करने क्या आए हैं, हम असल में गेन करना क्या चाहते हैं। तो आप उनको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करके या आइडेंटिफाई करके उनके जो अपने अपने इंटरेस्ट हैं जिनकी वजह से लड़ाई हुई है, जिनकी वजह से उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट आ रहा है, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे दो लोगों के दरमियान आपस में कोई बात आई, उनके दरमियान कोई झगड़ा हुआ, और यू कैन से कि जनरली हम अपनी सोशल लाइफ में एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप उनके साथ इस तरह बात करते हैं कि यार ये हम अपने छोटे छोटे मसलों पर लड़ रहे हैं, ये देखिए हमारा असल मसला क्या है, हमारा असल मकसद क्या है, हमने कितनी देर जिंदा रहना है, या ये इस तरह के थ्रू आप उनके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वहां पे हम यही इस तरह से उनको समझाते हैं कि यार आप अपने छोड़ें, अगर तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है तो आपको भी उसके अंदर फायदा मिलेगा। आप ये चीज छोड़ दो कि तुम्हें क्या हो रहा है या तुम्हें क्या इंटरेस्ट मिल रहा है। आप ये देखो अगर दोनों मिलके करोगे कंपनी को फायदा होगा तो सबको फायदा होगा। So by specifying overall objectives, the parties to the conflict are compelled to look beyond their differences। वो अपने डिफरेंसेस को भूल के मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लुक आफ्टर करें, उनके लिए एफर्ट करें, और इस चीज में वो आपस के इख्तलाफात भूल के एक दूसरे के साथ मिलके काम करने को तैयार हो जाएं। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच नॉर्मली यूज की जाती है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की। सेकेंड है जी, डिफाइन हायरार्किकल डिस्टिंक्शंस। कन्फ्लिक्ट्स आते हैं जब दो लोगों को अपने रोल्स क्लियर ना हो। मतलब मैं भी डिपार्टमेंट में एक फैकल्टी मेंबर हूँ, दूसरा भी फैकल्टी मेंबर है, वो उसके पास प्रिंटर है, मेरे पास प्रिंटर नहीं है, हमारे दरम्यान कन्फ्लिक्ट आएगा, मैं कहता हूँ जी मुझे भी प्रिंटर चाहिए, या ये भी उसी लेवल का है, ये प्रिंटर मैं उठा के ले जाता हूँ, ये प्रिंटर को मेरा भी हक है, मैं भी यूज कर सकता हूँ। अब इन दो लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि उनके दरमियान हायरार्किकल डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दी जाए, किसी एक को सुपीरियर कर दिया जाए, दूसरे को उसका सबऑर्डिनेट कर दिया जाए, उसको उससे यू कैन से कि डेजिग्नेशन वाइज
छोटा कर दिया जाए। अब यहाँ पे जब आपने किसी एक को सुपीरियर कर दिया, सीनियर बना दिया, उसको बॉस बना दिया, अब उसके पास अगर कोई चीज ज्यादा है तो दूसरे को उस पर लड़ाई नहीं या उसको इख्तलाफ नहीं कि भाई उसका ये डेजिग्नेशन है, वो बॉस है या वो तुमसे सीनियर है तो इसलिए उसको ये फैसिलिटीज हैं, तुम जूनियर हो तुम्हें इसलिए फैसिलिटीज नहीं है। तो एक ये तरीका है कि आप दो लोगों के दरमियान हायरार्किकल डिस्टिंक्शन, किसी एक को सीनियर करके दूसरे को उसका जूनियर बना के उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। Either a higher layer of superiority or a new layer of subordination can be introduced. यहाँ तो उसके ऊपर एक और सीनियरिटी की लेयर बना दी कि भाई लेक्चरर, और इससे ऊपर सीनियर लेक्चरर बना दिया। अब वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, है वो लेक्चरर ही, लेकिन आपने एक न्यू लेयर बना दी कि लेक्चरर्स और सीनियर लेक्चरर्स। जो सीनियर लेक्चरर्स होंगे जिनको ज्यादा टाइम हो गया है, जिनको 10 ईयर्स से ज्यादा सपोज टाइम हो गया है डिपार्टमेंट के अंदर सर्व करते हुए, उनको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज या उनको ऑफिस मिलेंगे। जो जूनियर लेक्चरर्स हैं जिनको भी 10 इयर्स नहीं हुए, उनके पास रूम्स नहीं होंगे, उनके पास वर्क स्टेशन होगा। इस तरह की हायरार्किकल डिस्टिंक्शन के थ्रू आप लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो कि यूज होता है। Then the third is expansion or increase in critical resources. कन्फ्लिक्ट आता ही रिसोर्सेज के लिए है, रिसोर्सेज की वजह से है। एक चीज है तो लड़ाई है कि एक चीज है मुझे चाहिए, दूसरा कहता है मुझे भी चाहिए। अगर आप उन रिसोर्सेज को एक्सपैंड कर दें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि लड़ाई किस बात की है, लड़ाई है जी प्रिंटर की। मेरे पास प्रिंटर नहीं है, उसके रूम में प्रिंटर है, मुझे ज़रूरत होती है प्रिंट्स की, मैं उसके रूम में जाके यूज नहीं करना चाहता। तो इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की एक तरीका है कि रिसोर्सेज को एक्सपैंड कर दिया जाए, एक प्रिंटर मुझे भी लेके दे दिया जाए। अगर डिपार्टमेंट ने मुझे भी लेके दे दिया प्रिंटर तो मेरा उसके साथ कन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, लड़ाई की वजह खत्म हो गई। तो रिसोर्सेज की वजह से जब कन्फ्लिक्ट आए तो उन रिसोर्सेज को एक्सपैंड करके, इंक्रीज करके कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है। Another strategy is establishment of buffer zones. बफर जोन्स क्रिएट किए जाएं। ऐसे जोन्स क्रिएट किए जाएं जहां पे लोग आपस में बात कर सकें, जहां पे लोग इनफॉर्मली एक दूसरे के साथ डील कर सकें, इंट्रैक्शन हो सके। जब उनके दरमियान इनफॉर्मल रिलेशनशिप क्रिएट होगा तो इससे भी कन्फ्लिक्ट्स खत्म होंगे कि वो ओपनली एक दूसरे के साथ बात कर सकेंगे, कम्युनिकेशन ज्यादा होगी, रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा और कन्फ्लिक्ट एलिमिनेट होगा। क्या होता है, आप अक्सर इस चीज को ऑब्जर्व करें कि कंपनीज के अंदर उन्होंने लंच टाइम फिक्स किया होता है और कैफेज बनाए होते हैं, मेस बनाए हैं, कैफे बनाए हैं। उस कैफे में लंच टाइम पे 1 to 1:30 सारे एम्प्लॉयज इकट्ठे ही वहां पे लंच कर रहे हैं। मैनेजर भी अपने ऑफिस से निकला वहां पे लंच करने आया, जो एक क्लर्क है वो भी वहां पे 1 से 1:30 इकट्ठे बैठ के लंच कर रहे हैं। तो उस हाफ एन आवर के टाइम में आप लंच भी करते हैं और एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होती है, आपको एक्सेस भी होती है। वैसे शायद वो क्लर्क कभी ऑफिस उस मैनेजर के रूम में ना जा सके, ना टाइम मिले, ना उसके साथ उसको बात करने का मौका मिले। लेकिन इन बफर जोन्स में जहाँ पे आधा घंटा सारे एम्प्लॉयज, सारे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और दूसरे से बातचीत करते हैं, वो कन्फ्लिक्ट्स मिनिमाइज हो सकते हैं। कोई इस तरह का कॉन्फ्रेंस रूम्स बना दिए, टी के सेशंस के लिए बना दिया रूम, जहाँ पे जी 15 मिनट के लिए सब लोग इकट्ठे बैठ के चाय पियेंगे। लंच के कैफे बना दिया जहाँ पे सब लोगों ने जाके इकट्ठे लंच करना है। इस तरह के बफर जोन से भी आप कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करते हैं। With the help of establishment of buffer zone, for example, to formalize communication, the frequency and probability of conflicts can be reduced.
और कहते हैं जी ऐसे ही मतलब सिचुएशन ऐसा मेजर्स लिए जाएं जिनमें मिसअंडरस्टैंडिंग, जिनमें यू कैन से कि मिसकम्युनिकेशन के चांसेस को ही एलिमिनेट कर दिया जाए। लाइक वो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स की एग्जांपल दे रहा है कि रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, कॉमन एक प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है सबके साथ इस तरह हुआ होगा कि आप ऑर्डर करते हैं, आपने ऑर्डर टेकर को ऑर्डर नोट करवाया, उसने लिख लिया, उसने जाके किचन में ऑर्डर प्लेस किया और जब ऑर्डर डिलीवर हुआ तो वो ऑर्डर वो नहीं था जो आपने ऑर्डर प्लेस किया था। ऑर्डर टेकर ने शायद ठीक नोट किया, लेकिन जब वो किचन में ऑर्डर गया तो किचन में जो शेफ था उसने ठीक से पढ़ा नहीं, मिसअंडरस्टैंड किया, कोई और गलती हुई और उसने कुछ और बना दिया, आपने कुछ और कहा था, या स्पाइसेस कुछ और कर दी, आपने कुछ और डिमांड किया था। तो कहते हैं इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि बफर जोन क्रिएट कर दें, इस चीज को एलिमिनेट ही कर दें। वो कैसे? वो इस तरह के आपको ऑर्डर टेकर वर्बल ऑर्डर लेने की बजाय वो आपसे आजकल जैसे होता है टैब पे गैजेट्स के ऊपर ऑर्डर लेते हैं, आप टैब पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, वो कनेक्टेड है और वो ऑर्डर एज इट जो सिलेक्शन होगी वो शेफ का मॉनिटर उसके आगे लगा हुआ है, उस पर डिस्प्ले हो जाता है। वो टेबल नंबर, ऑर्डर नंबर, आइटम्स और उसके रिगार्डिंग जो स्पेसिफिक नोट्स आपने लिखे हैं, जो डिमांड की है, वो उसके सामने प्रिंट वो मॉनिटर पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग वाले चांसेस एलिमिनेट हो गए। अब चांस ही नहीं है कि ऑर्डर टेकर ने सुना, उसको सुनने में गलती हो गई, लिखने में गलती हो गई, या जाके शेफ को बताने में गलती हो गई। बफर जोन क्रिएट कर दिया, इस गलती के चांस एलिमिनेट ही कर दिए कि ऑर्डर आपने टैब पे करना है और टैब पे जो सिलेक्ट करेंगे वो एज इट, कोई ना बताएगा वर्बली ना लिख के देगा, उसमें गलती का चांस ही नहीं है। वो ऑप्शंस जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो शेफ को उसके सामने स्क्रीन पे एज इट डिस्प्ले हो रही हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बफर जोन है। द लास्ट इज another ट्रेडिशनल जो हम नॉर्मली करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सोनल और न्यू टीम कंपोजिशन, कि दो लोगों के दरमियान, मैंने आपको एग्जांपल दी, कन्फ्लिक्ट आया, झगड़ा हुआ, तो उनको रिप्लेस कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, मूव कर दिया जाए, डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, टीम चेंज कर दी। कि मैंने अभी कहा कि एक ब्रांच के मैनेजर का और ऑपरेशन मैनेजर का प्रॉब्लम हुआ था, तो आपने मैनेजर को या ऑपरेशन मैनेजर को किसी और ब्रांच में भेज दिया, कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया। रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सोनल और न्यू टीम कॉम्पोजिशन, कि पर्सन को रिप्लेस कर दिया या न्यू टीम कॉम्पोजिशन बना ली, नई टीम बना दी, वो लोगों को मूव कर दिया, चेंज कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, उनकी ग्रुप चेंज कर दिए। अच्छा, एक पर्सन जिनकी आपस में ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको कहीं और भेज दिया, उसको किसी और टीम का हिस्सा बना दिया, किसी और ग्रुप का हिस्सा बना दिया। ये हमारे कॉमनली यूज्ड ट्रेडिशनल मेथड्स हैं कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। ये हमने 1 2 3 4 एंड 5 मेथड्स पे बात की। आइडेंटिफाई स्पेसिफाई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, define hierarchical distinctions, expansion increase in critical resources, establishment of buffer zones, and the last one is replacement of personnel or new team composition. इन 5 से रिलेवेंट कोई पॉइंट है तो शेयर करें, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। सर ये लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दें, रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सनल और न्यू टीम कंपोजिशन। जी, हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स में से कोई अगर असना को ये बात रिपीट कर सकें तो सबके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। फातिमा भी बेटा आप कर सकती हैं। पॉइंट
सर ये बफर जोन वाला पॉइंट कह रही हैं? बफर जोन वाला क्या है? इससे नेक्स्ट सर रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सनल और न्यू टीम कंपोजिशन। सर मैं बताऊं, जी रिप्लेसमेंट जी ऑफ उस्मान, पर्सनल ऑफ न्यू टीम जी जी कंपोनेंट। जी उस्मान आप बताएं। सर इसके अंदर ये है कि जिस तरह एक ब्रांच के अंदर दो बंदों का कॉन्फ्लिक्ट है ना, जैसे ऑपरेशन मैनेजर और जनरल मैनेजर का कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो जब केस आगे फॉरवर्ड होता है तो वो ये नहीं करते, बजाय एक इन दोनों को बुलाएं और टाइम वेस्ट करें, वो जीएम को शिफ्ट कर देते हैं किसी और जगह पे और उधर वाले जीएम को इस जीएम की पोस्ट पे ले आते हैं। जी एग्जैक्टली, इसमें गुड ये जी है। असना, ये उस्मान ने बिल्कुल उसको एलेबोरेट किया है। सिंपल सा है जी, रिप्लेस कर दें, दो लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट है, उनको रिप्लेस कर दें, किसी और टीम का हिस्सा बना दें, न्यू टीम कॉम्पोजिशन या नई टीम बना दें, दोबारा से उनके नई जो सा ग्रुपिंग कर दें, तो वो जब सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, यू कैन से दूर हो जाएंगे, अलग-अलग जगह पे काम करेंगे, तो वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। आपने कहा था कि जब दो लोग होंगे मतलब एक ही पोजीशन पे होंगे, जब आपने प्रिंटर वाली एग्जांपल दी थी, जी तो हम उनमें से एक को सुपीरियर कर देंगे और एक को सबऑर्डिनेट बना देंगे। तो सर जिसको हम सबऑर्डिनेट बनाएंगे, क्योंकि पहले तो दोनों एक पोजीशन पे थे, इससे आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कि हमने एक को तो इंफीरियर कर दिया और एक को उसका सबऑर्डिनेट कर दिया? जी, उसमें जब हम हायरार्किकल डिस्टिंक्शन कर रहे हैं तो किसी बेस पे करेंगे, हम रैंडमली नहीं करेंगे, विदाउट एनी रीजन या विदाउट एनी बेस नहीं करेंगे कि एक को उसका बॉस बना दिया, सुपीरियर कर दिया, दूसरे को इंफीरियर कर दिया, बल्कि किसी एक क्वालिटी, किसी एक यू कैन से फैक्टर की बेस पे उनके दरमियान हायरार्किकल डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दी जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी प्रिंटर वाली, तो उसका मैंने सोल्यूशन यही दिया कि अगर वो प्रिंटर है तो एक लेक्चरर के पास ही, लेकिन वो मेरे से 5 ईयर सीनियर है, तो हमने एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी, हमने एक नई लेयर क्रिएट कर दी। पहले लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर ये दो लेयर्स थी, इनके दरमियान कोई नहीं था, लेक्चरर सारे एक ही हायरार्की में थे, चाहे किसी को 15 साल हो गए हैं, चाहे किसी को 5 साल हुए हैं या 1 साल हुआ है। तो जब आप उनके दरमियान ये डिस्टिंक्शन कर देंगे सीनियर लेक्चरर्स और जूनियर लेक्चरर्स की, और उसकी एक इम्पार्शल रीजन बना दी कि भाई ये एक्सपीरियंस की बेस पे है, ये सीनियरिटी की बेस पे है, तो अब उसमें मेरा और उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो गया, बल्कि सभी के साथ रिजॉल्व हो गया। जो पर्सन अभी आया लास्ट ईयर, उसने ज्वाइन किया, मैं उससे सीनियर हो गया, तो सीनियरिटी की बेस पे डिसाइड होगा कि किसको क्या फैसिलिटीज और रिसोर्सेज मिलेंगे, या मुझे भी ज्यादा टाइम हो जाएगा तो मुझे भी वो रिसोर्सेज मिल जाएंगे। इस तरह से वो कन्फ्लिक्ट किसी फैक्टर की बेस पे आप रिजॉल्व करेंगे, बिला वजह नहीं किसी को सुपीरियर और इंफीरियर डेजिग्नेट कर देंगे। जी चलें, ठीक है। ओके जी, ट्रेडिशनल मेथड्स के बाद हमारा जो एक और पॉइंट था पावर और माइक्रो पॉलिटिक्स के रेलेवेंट कुछ डिस्कशन उससे रेलेवेंट है, क्विकली हम इसको भी रिव्यू करते हैं, देन कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज पे आते हैं। हमने बात ये की थी कि कन्फ्लिक्ट की एक वजह पावर स्ट्रगल्स और पॉलिटिक्स होती है। पावर स्ट्रगल्स, जब आप पावर्स को यूज करते हैं, पावर को एक्सरसाइज करते हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, तो इंडिविजुअल्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट आता है। कन्फ्लिक्ट आर ऑफन एसोसिएटेड विद द एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड माइक्रो पॉलिटिक्स। आप पावर एक्सरसाइज करते हैं और वो पावर की वजह से आप जो सा है वी कैन से कि अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाते हैं। दूसरे के पास पावर नहीं होती है तो वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर नहीं कर सकता। ये पावर्स के सोर्सेज क्या हैं, कैसे आती हैं और इनको किस तरह से हम डील कर सकते हैं, इस पे हम बात करते हैं। कहते जी, some managers or employees work on the premise that conflict should not actually occur, because if differences come up
द हायरार्की शुड रिजॉल्व देम। कुछ लोग तो इस बात को यकीन करते हैं कि कन्फ्लिक्ट आने ही नहीं चाहिए, अगर कन्फ्लिक्ट आएगा तो फिर हायरार्की रिजॉल्व करेगी, सीनियर रिजॉल्व करेगा, बॉस रिजॉल्व करेगा, वो जो सा है हमारे दरमियान इस झगड़े को सॉर्ट आउट करेंगे। कहते जी इसमें आपकी कैरियर बैटल्स में देयर आर रेगुलरली मोर लूजर्स देन विनर्स, और नॉर्मली कन्फ्लिक्ट आता है कैरियर बैटल्स में। जब आप लोग प्रमोशंस चाहते हैं, एक ही ऑप्शन होती है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, 10 लोग compete कर रहे होते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के यू कैन से कंपेटिटर्स बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं कि यार मैंने इसको हराना है तो मैंने प्रमोट होना है, उसकी प्रमोशन ना हो जाए। वो एक दूसरे के जो पहले दोस्त होते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी आने पे वो दोस्ती की जगह एक कंपेटिटर की ले लेती है। जब आपने उसको किसी तरह भी पीछे करके तो उससे आगे मूव ऑन करना है। माइक्रोपॉलिटिक्स क्या है? द टर्म माइक्रोपॉलिटिक्स सिग्निफाइज एक्शन टेकन टू assert one's own interest। आप अपने इंटरेस्ट को इंश्योर करते हैं, एजर्ट करते हैं, अपने इंटरेस्ट को, अपने बेनिफिट को सिक्योर करते हैं दूसरों की बजाय, और इसके लिए एफर्ट करते हैं, इसको हम पॉलिटिक्स बोलते हैं। यहाँ पे फोकस आपका वंस ऑन बेनिफिट पे होता है, अपने बेनिफिट पे होता है, और इसके लिए जो होता है वो आप पावर को यूज करते हैं। पावर के बारे में है जी, एक्सकर्सस फॉर्म्स ऑफ पावर यूजेज, पावर की सोर्स क्या है, पावर का यूजेज क्या है, कहाँ से पावर्स आती हैं, कैसे आप पावर्स को यूज करते हैं। आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पावर यूजेज। कुछ यहाँ पे पावर यूजेज की टाइप्स, उनके सोर्सेज पे बात हो रही है। ऑफिशियल अथॉरिटी, पावर का एक कॉमन सोर्स है अथॉरिटी। जब आपके पास कोई पोजीशन है, कोई डेजिग्नेशन है, स्टेटस है, उस स्टेटस, उस डेजिग्नेशन, उस पोजीशन की वजह से आपके पास अथॉरिटी है कि आप दूसरे को कमांड कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, और वो आपके ऑर्डर्स को मानने के लिए बाउंड होगा। तो यही पावर है। पावर और अथॉरिटी में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है जी? पावर किसको कहते हैं और अथॉरिटी किसको कहते हैं? पावर होती क्या है? सर पावर तो यही होगा ना कि आप आपके पास एक अच्छी डिग्री है, आप आपके पास स्किल्स हैं, एक कि आप अपने आप का लोहा जो है वो अपनी कंपनी में मनवा सकते हैं। और अथॉरिटी ये होगा कि उसकी एक जो पोजीशन होती है, जो डेजिग्नेटेड पोजीशन होती है, उसको बोल लेंगे। जी ठीक है। और जी कोई? पावर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? पावर क्या होती है? सर जिसमें हम लोग दूसरों को कंट्रोल करें, कि मतलब एग्जैक्टली हमारा दूसरों पे एग्जैक्टली जी इन्फ्लुएंस हो। राइट। फातिमा यासिन कह रही हैं जी, पावर है the ability to control others, the capacity to control others। दूसरों को कंट्रोल करने की अगर आपके पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है, आप दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये आपकी पावर है, हम इसको पावर बोलते हैं। अब दूसरों को कंट्रोल करने से क्या मुराद है? दूसरों को कंट्रोल करने से मुराद है कि मैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ, जैसा चाहूँ उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। ये है दूसरों को कंट्रोल करना, कि मैं जैसा चाहूँगा, मैं जैसा कहूँगा, दूसरा वैसा करेगा, कि उसके करने पे उसकी मर्जी नहीं बल्कि मेरा कंट्रोल है, वो मेरे कहने के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, अपनी मर्जी से एक्ट नहीं करेगा। दिस इज टू कंट्रोल अदर्स। पावर में हमारे पास ये एबिलिटी होती है कि हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अथॉरिटी भी यही है, अथॉरिटी भी यही है, टू कंट्रोल अदर्स। बट अथॉरिटी में
दूसरों को कंट्रोल करने का जो राइट है वो राइट आपके पास उस ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन की वजह से होता है जिस पोजीशन पे आप इस टाइम जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। कि एक मैनेजर के पास ये राइट है कि मैनेजर जो ऑर्डर देगा अपने ब्रांच के लोगों को वो ब्रांच के लोग मानेंगे, ये मैनेजर की अथॉरिटी है। यहाँ पे अब उसके पास राइट है टू कंट्रोल अदर्स, राइट है टू कमांड अदर्स, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये राइट, ये यू कैन से जो कंट्रोल करने की एबिलिटी है कि उसकी अपनी किसी वजह से नहीं है बल्कि उस पोजीशन की वजह से है जिस पोजीशन पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक टीचर क्लास में स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, स्टूडेंट्स को कंट्रोल करता है। मैं आप लोगों को कोई काम देता हूँ, आज कहता हूँ ये काम है, ये आप लोगों ने मुझे 2 घंटे बाद करके देना है। अब आप लोग उसको करने के लिए बाउंड होंगे। आप लोग उसको जो सा है वो चाहें या ना चाहें, आप लोग मेरी बात मानने के लिए बाउंड होंगे। ये है मेरी पावर जो अथॉरिटी की वजह से है। वो क्यों आप मान रहे हैं? क्योंकि मैं जिस पोजीशन पे हूँ उस पोजीशन ने मुझे ये राइट दी है कि मैं आपसे जो कहूँगा आप वो मानेंगे, नहीं मानेंगे तो मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगा, ग्रेड नहीं दूंगा, आपकी इवैल्यूएशन पुअर कर सकता हूँ। तो आप उस वजह से मेरी बात मान रहे हैं। ये पावर, इसको हम अथॉरिटी बोलते हैं। पावर में दूसरों को कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है वो ज़रूरी नहीं है किसी डेजिग्नेशन से हो, किसी पोजीशन से हो, बल्कि वो किसी और रीज़न से भी हो सकती है। वो आपकी कोई पर्सनल सोर्स भी हो सकता है पावर का। पर्सनल सोर्स से मुराद आपकी अपनी कोई एबिलिटी, आपकी पर्सनल कोई ऐसी रीज़न जिस वजह से लोग आपकी बात मानते हैं, ये पावर है। अथॉरिटी की डायरेक्शन हमेशा टॉप टू डाउन होती है। एक मैनेजर के पास अथॉरिटी है अपने, यू कैन से, असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर। असिस्टेंट मैनेजर के पास कभी अथॉरिटी नहीं होगी मैनेजर के ऊपर। सो अथॉरिटी की डायरेक्शन टॉप टू डाउन होती है। पावर की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड भी हो सकती है, वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड भी हो सकती है, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। मतलब एक वर्कर के पास भी ये पावर हो सकती है कि वो कंट्रोल कर सके अपने बॉस को। वो पावर उसकी पर्सनल पावर। आपका कोई ऐसा वर्कर जो स्किल्ड है, जो बहुत, यू कैन से, टेक्निकल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर है, वो आपसे कोई बात कहता है तो आप उसकी बात मानने को बाउंड होते हैं। आपकी मजबूरी बन जाता है वो वर्कर। ये पावर है। अथॉरिटी नहीं है उसके पास, लेकिन पावर है। वो पावर उसको उसकी स्किल की बेस पे है। वो पावर उसको उसकी किसी टेक्निकल एबिलिटी की बेस पे है कि वो अपने बॉस को भी कंट्रोल कर रहा है, वो उनसे बात मनवा लेता है, वो उनको जो कहता है वो मानने को तैयार होते हैं। उसकी वजह वो स्किल है, वो टेक्निकल एबिलिटी है। हम इस चीज को एक्नॉलेज कर सकते हैं कि आप एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, एडवर्टीजमेंट में किसी भी लाइक एडवर्टीज, एक हम शैम्पू की एडवर्टीजमेंट ले लेते हैं। शैम्पू की एडवर्टीजमेंट में शाहिद आफरीदी ही आके उस हेड एंड शोल्डर को प्रमोट क्यों करता है? शाहिद आफरीदी क्यों ये बात कहता है कि भाई इस हेड एंड शोल्डर से जो डैंड्रफ है वो रिमूव हो जाता है? किसी और के थ्रू अगर ये बात कही जाए तो क्या हम उसको यकीन नहीं करेंगे? क्या शाहिद आफरीदी कोई टेक्निकल पर्सन है? क्या शाहिद आफरीदी कोई, यू कैन से, डर्माटोलॉजिस्ट है? उसके पास ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन है कि हेड एंड शोल्डर से डैंड्रफ रिमूव हो जाती है? अगर वो डर्माटोलॉजिस्ट नहीं है तो फिर उसकी बात क्यों मानेंगे? कोई और पर्सन क्यों नहीं एड में आके परफॉर्म करके ये बात कहता? क्यों कंपनीज फिर सेलिब्रिटीज को हायर करती हैं एडवर्टीजमेंट्स में लोगों को मैसेज देने के लिए? जी, व्हाट डू यू पीपल थिंक?
सर उनकी सर फैन सर उनकी फैन रेशियो होती है, मतलब लोग उनको जानते हैं, लोग उन पे बिलीव करते हैं, जी बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट फैक्टर रखते हैं। जी राइट। जी फातिमा। जी सर, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, लोग जी उनकी उनका बात मानते इन्फ्लुएंस हैं। होता है, बिल्कुल उनकी फैन फॉलोइंग, उनके पास पावर है। वो पावर टेक्निकल नहीं है, वो पर्सनल पावर है, वो लाइकिंग की पावर है। हम सेलिब्रिटी को लाइक करते हैं, हम शाहिद अफरीदी को लाइक करते हैं, इसलिए उसकी बात पे बिलीव कर लेते हैं, इसलिए उसकी बात मानने को तैयार होते हैं। हम किसी एक्ट्रेस को, हम कैटरीना कैफ को, हम जो सा है सलमान खान को, हम शाहरुख खान को लाइक करते हैं, उस लाइकिंग की वजह से हम उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। एक मेकअप की, एक लिपस्टिक की एड में ऐश्वर्या जाए जो है वो आके कहती है या वो कन्विंस करती है, तो हम उसको उसके साथ एसोसिएट करके इन्फ्लुएंस होते हैं। ये पावर पर्सनल पावर है। तो पावर एंड अथॉरिटी, इसमें डिफरेंस है। अथॉरिटी आपको डेजिग्नेशन से मिलता है राइट इन्फ्लुएंस करने का, पावर का सोर्स आपकी पर्सनल पावर्स हो सकती हैं। वो इस तरह की फैन फॉलोइंग, लाइकिंग डिसलाइकिंग भी हो सकती है, वो टेक्निकल भी हो सकती है कि बहुत सी टूथपेस्ट में डॉक्टर्स आके कहते हैं कि भाई ये टूथपेस्ट अच्छी है, डॉक्टर का उन्होंने कोट पहना हुआ है, डिटोल की एड में आके एक डॉक्टर कहता है, तो क्योंकि वो टेक्निकल है तो हम उनकी बात मान लेते हैं, यार डॉक्टर कह रहे हैं तो ये बात ठीक होगी, सही होगी। तो टाइप्स ऑफ पावर यूजेज पे कंटिन्यू करते हैं जी इन बाकी पॉइंट्स को। हमारा जो सेशन का टाइम है 40 मिनट्स वो कंप्लीट हो रहे हैं, तो 2-4-5 मिनट कि थोड़ा सा ब्रेक भी करें। 5 मिनट के बाद मैं नया सेशन जो सा है वो क्रिएट करूंगा। आप 5 मिनट रेस्ट कर लें, रिव्यू कर लें, 5 मिनट के बाद हम मिलते हैं और दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, थैंक यू। ठीक है सर, ठीक, ओके।